हेलो बच्चों। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में देखा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब भी होता है दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाइट रेज को आपस में सेम फेज में मिलना चाहिए, यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिलना चाहिए, यानी उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब दो प्रकाश की किरण यानी दो लाइट वेव्स आउट ऑफ फेज मिलती हैं, यानी कि अपोजिट फेज में मिलती हैं। अर्थात कि क्रेस्ट से ट्रफ या ट्रफ से क्रेस्ट यानी श्रृंग से गर्त या गर्त से श्रृंग मिलती हैं, तब उनके फेज डिफरेंस यानी उनके बीच का कलांतर पाई रेडियन या पाई का इंटीग्रल पाई का विषम गुणज होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल होता है। अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये हम लोगों ने कंडीशंस देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जहां कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाईएस्ट होती है, और जहां कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट लोएस्ट होती है। ठीक, और जो इंटेंसिटी और उसका फॉर्मूला आया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, वो आया था I इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम के लिए, और I मिनिमम की वैल्यू आई थी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, किसके लिए? मिनिमम के लिए। अब देखिए, अगर हम दोनों लाइट रेज को इस तरीके से रखें कि इंटेंसिटी ऑफ I1 और I2 बराबर हो जाए, उस केस में हमारा जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी होगी तो निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट I1 प्लस I2 को हम अगर I मान लें तो 2 अंडर रूट I का होल स्क्वायर जो हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ I, यानी कि I मिनिमम 0 हो जाएगा और I मैक्सिमम 4I हो जाएगा अगर हम फर्स्ट और सेकंड वेव के इंटेंसिटीज को सेम माने। इसलिए जब कभी हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न देखना होता है तो हम प्रयास करते हैं कि दोनों लाइट्स की इंटेंसिटीज या तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो या एक जैसी दिखती हो, यानी नियर अबाउट सेम हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग यंग का दिक् रेखा छिद्र प्रयोग अर्थात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसका एक्सपेरिमेंटल इस एक्सपेरिमेंट का जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने पहली बार प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया कि लाइट वेव भी है, यानी लाइट वेव है। क्योंकि इसके पहले हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार लाइट की किरणों को हम वेव मान सकते थे, पर उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, प्रैक्टिकली हम लोग उसको कभी फील नहीं कर पाए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यंग का दिक् रेखा छिद्र प्रयोग अर्थात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा उद्देश्य रहेगा, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, फ्रिंजेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, इन फ्रिंजेस में सेंट्रल फ्रिंज क्या है, इन फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फिर देखेंगे कि इनकी थिकनेस कैसे, मतलब इनके बारे में और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इनका शेप कैसा होता है, ये कैसे दिखते हैं, ये सब। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ जेई मेंस से रिलेटेड सवाल भी करेंगे, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस यानी YDSC से संबंधित कितने प्रकार के सवाल आमतौर पे पूछे जाते हैं। हालांकि कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, पर मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाए जिसके लिए फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो।
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हम हिंदी में कहें तो एक कह सकते हैं यंग का दिक रेखा छिद्र प्रयोग। दिक रेखा छिद्र प्रयोग। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि स्लिट क्या होती है। स्लिट माने कि जैसे किसी चीज में, जैसे आप कागज लीजिए और कागज में ब्लेड से एक पतली सी लाइन खींचिए, चीरा खींच दीजिए। जैसे ये हाथ की उंगलियों के बीच में ये जो गैप होता है, ये वाला, यहाँ से एक लाइट पास होती है ना, उसको कह सकते हैं आप स्लिट। दो पत्ती रखेंगे, दो ब्लेड ऐसे रखेंगे तो उनके बीच जो गैप बनेगा उसको कहते हैं स्लिट। बहुत पतली लाइन को क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। किसी चीज में, किसी ओपेक मीडियम में बहुत पतले कट को क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया है यंग नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट इसलिए क्योंकि उन्होंने दो स्लिट लिया था। क्यों लिया था आगे समझते हैं। तो देखिए, उन्होंने अपना सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं समझा देता हूं कि कैसे ये सेटअप है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक। इस कार्डबोर्ड में एक जगह स्लिट किया, मतलब स्लिट बनाया। अब यहाँ आपके पास, उनके पास उस समय जो सोर्स ऑफ लाइट था वो क्या था? कह सकते हैं सोडियम लैंप था। उनके समय जब सोर्स था वो क्या था? सोडियम लैंप था। आज हमारे पास सोडियम लैंप के अलावा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, ढेर सारी अच्छी लाइट, जैसे लेजर लाइट है जिससे सिंगल कलर की लाइट निकलती है। पर उस समय सिंगल कलर की लाइट 1801 में बना पाना किसी के बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने सोडियम लैंप लिया। सोडियम लैंप के सामने एक उन्होंने कार्डबोर्ड रखा, यानी कि अपारदर्शी माध्यम रखा। फिर उस कार्डबोर्ड में एक पतला सा चीरा छिद्र किया, छेद किया। अब अगर हम हाइगन के थियरी को सही माने तो जो यहाँ से लाइट निकलेगी वो वेव के फॉर्म में निकलेगी, तरंगों के फॉर्म में। हर तरंग के, यानी हर वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट्स का के जैसा बिहेव करते हैं। और जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स के जैसा बिहेव करते हैं तो जो पॉइंट इसका यहाँ पर पहुंचेगा वो भी एक सोर्स के जैसा काम करेगा। तो यहाँ से एक नई सोर्सेज आई। अब कहेंगे सर इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष यह है कि यहाँ से तो कई सारी वेव हो सकता है यहाँ पहुंची हो, लेकिन इस पॉइंट से आगे सिर्फ एक ही वेव ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये बहुत पतला छिद्र है। तो ये हो गया अब सिंगल वेव। कैसा हो गया? अब ये हो गया सिंगल वेव। जब ये सिंगल वेव है तो एक ही वेवलेंथ होगा। क्लियर है? तो जब सिंगल वेव हो गया, एक ही वेवलेंथ हो गया, तो इसे कहेंगे कि ये मोनोक्रोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? मोनोक्रोमेटिक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस छेद से बराबर बराबर दूरी पर दो छेद और किया उन्होंने एक दूसरे कार्डबोर्ड में, ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको कह सकते हैं स्लिट 1 और इसको कह सकते हैं स्लिट 2। इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि जब ये वेव आपका ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचेगा तो इस वेव के भी दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक। एक यहाँ से पॉइंट निकलेगा और एक वेव यहाँ से निकलेगा, यानी इस स्लिट से एक सोर्स, इस सोर्स से एक लाइट निकलेगी S1 से और एक लाइट निकलेगी S2 से। क्लियर है? जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा ट्रेवल करते हुए आगे, तो ये स्लिट एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। उसी तरीके से ये स्लिट का जो पार्टिकल है वह एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हाइगन्स की सेकेंडरी वेवलेट्स की थियरी कहती है कि वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स एज न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, and these wavelets travel in the same medium with the same speed as the primary wave front। तो इस जिस स्पीड से ये प्राइमरी वेव फ्रंट चलता, उसी स्पीड से यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स दोनों जगह से निकलेंगे। अब होगा क्या कि S1 से एक नई वेव निकल रही है, S2 से एक नई वेव निकल रही है, दोनों वेव आगे जा रही हैं। और क्योंकि दोनों वेव्स सेम ही वेव के पार्ट थे, यानी सेम ही तरंग के पार्ट थे, तो उनके बीच S1 और S2 पर तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन
द वेव्स कमिंग आउट ऑफ S1 एंड कमिंग आउट ऑफ S2 क्या होगा, जीरो होगा, यानी S1 और S2 से आने वाली तरंगों के बीच कलांतर कितना है, शून्य है। अब जब कलांतर शून्य है तो इसकी वजह से एक फायदा ये हुआ कि ये एक क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए। क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए। इंग्लिश में कहते हैं कोहेरेंट सोर्स, या हिंदी में कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। कैसे हो गए, कला संबद्ध लाइटें हो गई। इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब है कि ऐसी दो या दो से अधिक लाइट वेव जिनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या जीरो हो, यानी फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या क्या हो, कांस्टेंट हो। दो तरंगों को कला संबद्ध तरंगे तब कहते हैं जब उनके बीच का कलांतर या तो शून्य हो या तो नियत हो। ठीक, अगर इंग्लिश में कहें तो टू लाइट वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज आइदर जीरो और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको बोर्ड के लिए भी ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये दोनों एक ही वेव के पार्ट थे, इसलिए ये लाइट वेव हमारे लिए कैसे बिहेव करेगी, कोहेरेंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगी। और जब ये कोहेरेंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगी तो दो वेव निकल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, क्योंकि एक ही सोर्स है। समझ में आ रहा है कि क्यों आखिर ये टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक ही वेव के पार्ट हैं तो वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, तो दोनों का इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी सेम होगा। और जब तीव्रता सेम होगा तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ मैक्सिमम लाइट मिलेगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ लाइट मिलेगी ही नहीं, यानी डार्क मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब इन्होंने लाइट को पास कराया तो हुआ ये कि कुछ इस तरीके के पैटर्न मिले। ठीक, कुछ इस तरीके के क्या मिले, पैटर्न मिले, जिसमें सबसे बीचों बीच वाइट है, फिर डार्क है। ठीक है, फिर इधर सबसे बीचों बीच डार्क है, ब्राइट है, उसके बाद फिर डार्क लाइट मिली, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसी तरीके से ऊपर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का क्या मिला, एक पैटर्न मिला। तो जब उन्होंने ये सेटअप किया, पूरा सिस्टम ऑन किया, तो उन्होंने पाया कि हमको डार्क ब्राइट लाइट्स का एक सीरीज मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, जैसे ऐसे पैटर्न मिल रहा हो, समझिए ऐसे पैटर्न मिल रहा हो कि ये है डार्क, ये है ब्राइट, जहाँ उजाला है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस पैटर्न को कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी व्यतिकरण पैटर्न। हिंदी में क्या कहेंगे, व्यतिकरण पैटर्न। और एक पैटर्न को, यानी इस एक पट्टी को कहते हैं फ्रिंज, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, क्या कहते हैं, फ्रिंज। इंग्लिश में कहेंगे FRINGE, फ्रिंज। तो ये हो गए फ्रिंजेस। अब सवाल ये था कि जब दो लाइट आपस में मिल रही है तो उन लाइट्स के मिलने की वजह से किसी भी पॉइंट पर डार्क कैसे मिल रहा है। समझिए ध्यान से, दो लाइट वेव आपस में मिल रही हैं और जहां मिल रही हैं वहां कुछ पॉइंट्स पे हमको अंधेरा मिल रहा है और कुछ पॉइंट्स पे लाइट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ये हम लोग पीछे देख के आए हैं। जो पैटर्न मिला, इस पैटर्न को क्या कहा गया, इंटरफेरेंस पैटर्न। हर एक पट्टी यानी हर एक स्ट्रिप को क्या कहा गया, फ्रिंज कहा गया। इतनी बात क्लियर है। जहां लाइट मैक्सिमम मिली
उसको कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है। और जहां लाइट मिनिमम मिली या नहीं मिली, क्योंकि अगर इंटेंसिटी इक्वल होगी तो नहीं मिलेगी लाइट, मिनिमम वाली वैल्यू 0 मिलेगा, उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। क्लियर है? जब मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया गया तो सभी पैटर्न्स का जो थिकनेस था, यानी सभी फ्रिंजेस की जो थिकनेस थी वो बराबर बराबर थी, और अल्टरनेट डार्क ब्राइट का हमको फ्रिंज मिला। ठीक है? डार्क माने वहां लाइट नहीं है, और ब्राइट मतलब कि वहां लाइट है और ज्यादा है। ठीक है? लेकिन जब ये व्हाइट लाइट यूज किया गया, जब व्हाइट लाइट यूज किया गया तो हमको बीच में तो व्हाइट फ्रिंज मिला, व्हाइट पैटर्न मिला, उसके ऊपर और उसके नीचे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिले, जिसमें से ब्राइट फ्रिंजेस के कलर्स अलग अलग थे। मतलब ऊपर जैसे जैसे बढ़ते गए फ्रिंजेस का कलर क्या होता गया, चेंज होता गया, तो अल्टरनेट कलर्स के हमको क्या मिले, फ्रिंजेस मिले। इसका आपको बोर्ड में नोट्स में आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, इतना क्लियर है, पर अभी भी सवाल वही है कि ऐसा होता ही क्यों है। तो ऐसा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। अगर बोर्ड कहे कि आप इसका फ्रिंज पैटर्न कैसे बना के समझाएंगे, तो आइए समझते हैं कि फ्रिंज पैटर्न कैसे बना होगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो कलर्स के लाइट का, दो कलर्स के पेन का यूज करते हैं, जिसमें से ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करेगा क्रेस्ट को और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ को। ब्लैक कलर किसको, ब्लैक कलर करेगा क्रेस्ट को यानी श्रिंग को, और ब्लू कलर करेगा ट्रफ यानी गर्त को। ठीक, एक बात। दूसरा, अगर आपको बनाने के लिए कह दे तो आप बराबर बराबर रेडियस बनाते हुए अलग अलग ग्राफ बनाते चले जाएंगे। देखिए कैसे, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहले मान लिया 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया, इधर 1 सर्किल का बनाया, ये क्या है, ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट है। फिर ट्रफ बनाए, तो ये एक का बनाए थे, अगली बार 1.5 रेडियस ले लिए, यहां से फिर 1.5 ले लिए, तो ये हो गया ट्रफ। अब 1.5 हो चुका तो 0.5 ऐड करके 2 का सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए। ठीक, फिर 2 का सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए, सॉरी 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए ब्लैक से। इसके बाद देखिए, फिर 2 के बाद 2.5 का ले लिए, यहां भी 2.5 का ले लिए। ठीक, ये हमारा क्या बन रहा है, ब्लैक कलर से बन रहा है क्रेस्ट और ब्लू कलर से बन रहा है डार्क। अब ये ट्रफ है, तो ट्रफ के बाद अब हमारा क्या बनेगा, क्रेस्ट। ऐसे यहाँ ट्रफ के बाद क्या बनेगा, क्रेस्ट। अब आप जब कुछ कई नंबर ऑफ लाइट्स का कई नंबर ऑफ पैटर्न बना लेंगे, कई पैटर्न बना लेंगे, हर बार क्या करिएगा, 0.5 बढ़ाते जाइएगा रेडियस। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि कुछ पॉइंट्स पे, जैसे यहां ब्लैक से ब्लैक मिला है, यानी कि क्रेस्ट से क्या मिला है, क्रेस्ट मिला है। यहां देखिए ट्रफ से ट्रफ मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, ट्रफ से ट्रफ मिला। फिर यहाँ क्या मिला है, क्रेस्ट से क्रेस्ट, यानी सेम फेज है। अगली वेव जब ये बनाते तो यहाँ फिर क्या मिलता, क्रेस्ट ट्रफ से ट्रफ मिलता, यानी सेम फेज मिलता। जैसे एक और वेव बना के मैं आपको समझा दूं। ठीक, और इसका जब अगला पैटर्न बनाते तो कुछ इस तरीके का बनता। क्लियर हुआ? तो फिर आपको यहाँ क्या मिला, ब्राइट मिला। क्लियर है? अब इसके जस्ट बगल में ऊपर चाहे नीचे कहीं भी देख सकते हैं, हम ऊपर देखेंगे। ये देखिए ब्लू कलर से यानी कि ट्रफ है, और ये ब्लैक कलर से इस वाले वेव का ट्रेस्ट है, दोनों मिलके यहाँ अलग फेज में बन रहे हैं तो डार्क बने। ठीक, क्लियर है? फिर देखिए, इस वाली सोर्स का ये ब्लैक कलर और इस वाले सोर्स का ये ब्लू कलर यहाँ मिला है, तो आपस में क्या बने, डार्क फ्रिंज। और आगे जाइए, फर्स्ट सोर्स का ब्लू, मतलब सेकंड सोर्स का ब्लू और फर्स्ट सोर्स का
ब्लैक बना, डार्क, फिर डार्क, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप पाएंगे, अब उसके अगर आगे एक और पैटर्न चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, ब्लैक टू ब्लैक यानी कि ब्राइट फ्रिंज, ब्लू टू ब्लू यानी कि अगेन कंस्ट्रक्टिव, फिर ब्लैक टू ब्लैक यानी कि कंस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, इस तरीके ये एक लाइन में मिलेगा अगर आप ये दूरियां बराबर रखेंगे तो। सबसे सेंटर में ये लाइन जाएगी सेंट्रल में, सेंट्रल मैक्सिमा के रूप में, ठीक है। एग्जैक्ट पैटर्न बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दो सोर्स लेंगे S1 और S2 नजदीक नजदीक, फिर आप बराबर बराबर त्रिज्या यानी बराबर बराबर रेडियस बढ़ाते हुए लगातार कंटिन्यूअस टफ और क्रेस्ट ड्रा करेंगे। आप पेंसिल से कर सकते हैं, तो ड्रा करने के लिए क्या करिएगा कि ब्राइट फ्रिंज को मतलब सॉरी क्रेस्ट को बोल्ड से बनाइएगा और ट्रफ को डॉटेड बनाइएगा। जैसे मैंने आपको ब्लैक कलर से क्रेस्ट बनाया है, ब्लू कलर से ट्रफ बनाया है। अगर आपके पास अलग अलग कलर्स के पेंसिल या पेन्स मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली इस पैटर्न को बहुत अच्छे से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स के रूप में अगर आपको देखना है तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रियल लाइफ में इसका पैटर्न समझना है तो आप नदी में शांत किसी झील में दो पत्थर ड्रॉप करिए, अपने आप आपको पैटर्न दिख जाएगा। कहीं कहीं वाटर लेवल हाई हो जाता है, कहीं कहीं वाटर लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। पर बोर्ड में लिखने के लिए, डिराइव बनाने के लिए आपको ये वाला पैटर्न जरूर आना चाहिए। इसको एग्जैक्टली कैसे बनाए हैं मैंने बता दिया है, ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके कैलकुलेटिव पार्ट पर कि YDSC का कैलकुलेटिव पार्ट कैसा है, ठीक है, कि कहाँ हमको इंटरफेरेंस पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और किन जगहों पे हमको इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब हम उस पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हमारा भी मोटिवेशन हो और हम और अच्छे कंटेंट आप पर ला सकें ताकि आप अपनी तैयारी चाहे जेई की कर रहे हो, चाहे नीट की और चाहे बोर्ड एग्जाम्स की, तीनों के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकें, ठीक है। आते हैं डिराइवेशन पे। देखिए सबसे पहले एक सोर्स हो गया फर्स्ट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं S, उससे बराबर दूरी पर कार्डबोर्ड में दो बराबर दूरी पर एक क्या सोर्स बनाया S1 और उतने ही दूरी पर यहाँ क्या बनाया S2। क्लियर है। इनके सामने उस पैटर्न को जो अभी पीछे बनाए थे उसको समझने के लिए एक स्क्रीन लगा देंगे। तो ये क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है, पर्दा है, ठीक है। पर्दे पर पैटर्न समझेंगे। ये आपकी सीधी लाइन जा रही है जो यहां से गई है, ठीक, इसका नाम रख देते हैं C, ठीक है। स्लिट्स S1 पर है और S2 पर है। क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक। इस सेंट्रल पॉइंट का नाम रख देते हैं O फॉर ओरिजिन। अब आप ध्यान से देखिए, जो लाइट S1 से निकलेगी और O पर पहुंचेगी और जो लाइट S2 से निकलेगी और O पर पहुंचेगी, उन दोनों लाइट्स का जो लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है, जो लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है यानी S1 से O और S2 से O, वो क्या होगा, अलग अलग या सेम। तो क्या होगा, सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है, कैसे, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यह है फेज डिफरेंस और यह है पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है और ये क्या है, फेज डिफरेंस है। क्लियर है। अब एक चीज सोचिए कि S1 और S2 पर इन लाइट्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, 0 था। जब S1 से O तक पहुंचे और जब S2 से O तक पहुंचे तो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए आएंगे, आएंगे कि नहीं।
यानी S1 से O और S2 से O आने वाली लाइट्स के बीच डेल्टा x कितना होगा? 0। फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। कौन सी लाइट? जो S1 से O और S2 से O जा रही है। ठीक, शुरुआत में फेज डिफरेंस 0 था, पाथ डिफरेंस आया नहीं, तो जब शुरू में कोई फेज डिफरेंस नहीं था और आगे चल के ट्रेवल करते समय पाथ डिफरेंस भी नहीं आया, तो ओवरऑल फेज डिफरेंस जब O पे पहुंचे तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी एट पॉइंट O दे विल मीट इन सेम फेज। वो किस में मिलेंगे? सेम फेज, यानी समान कला में मिलेंगे। और जब समान कला यानी सेम फेज में मिलेंगे तो उनके बीच फेज डिफरेंस हो गया फाइनली 0। अब जब फेज डिफरेंस नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि समपोषी व्यतिकरण होगा। O पर कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण होगा। क्यों होगा समपोषी? इसलिए क्योंकि शुरू में फेज डिफरेंस नहीं था, एक ही सोर्स के लाइट थे। S1 से O और S2 से O ट्रेवल करते समय कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं आया, तो इस फार्मूले से फिर से फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0। यानी O पर लाइट किस में मिली है? सेम फेज में। जब O पर लाइट सेम फेज में मिलेंगी तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां हमको कौन सा फ्रिंज मिलेगा? वहां मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, यानी मैक्सिमा। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? उच्चिष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा? उच्चिष्ठ मिलेगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, यानी अधिकतम तीव्रता होगी। कहाँ? O पर। क्लियर है? तो हमको O पर हमेशा यानी सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा क्या मिलेगा? एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि O पॉइंट पर S1 और S2 से आने वाली लाइटों के बीच में, प्रकाश की तरंगों के बीच में कोई भी पथांतर या कलांतर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर मान लो लाइट O के अलावा चाहे नीचे चाहे ऊपर किसी पॉइंट पर मिले तो क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए O से Y दूरी पर एक पॉइंट है P। O से Y दूरी पर एक पॉइंट है P। Y दूरी पर एक पॉइंट है P। P पर एक लाइट वेव S1 से गई है, स्टेट बनाइएगा पेपर में, और P पर एक लाइट S2 से गई है। गई है कि नहीं गई है? देखकर बताइए कि कौन सी दूरी ज्यादा है, S1 से P या S2 से P। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो S2P ज्यादा होगा, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो S1P ज्यादा होगा। अभी चित्र के हिसाब से S2P ज्यादा है S1P से। इसका मतलब है कि S2P माइनस S1P कर दें तो ये हमारा पथांतर है। क्या है? पथांतर, यानी पथ में अंतर, पाथ डिफरेंस है। ये क्या है? पाथ डिफरेंस है। S2 से P और माइनस S1 से P, यानी यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस है। जब ये पाथ डिफरेंस है तो निश्चित रूप से पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस आएगा तो या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। अब ये डिपेंड किस पर करता है? तो मैक्सिमा या मिनिमा डिपेंड करता है कि फाई की वैल्यू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ऑड मल्टीपल होगा पाई का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके लिए हमें फाई पता होना चाहिए। फाई पता करने के लिए हमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस निकालने का मतलब हुआ कि S2 और P के बीच की दूरी और S1 और P के बीच की दूरी का अंतर निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके लिए क्या करेंगे? तो S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस पर? S2P पर।
मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है M, कहीं यूज नहीं किए है ना, हाँ ठीक है। यानी S1 से S2P पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किए M, तो ये जो डेल्टा x की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, S2M के, और ये इक्वल होगा S2P माइनस S1P। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई। अब देखिए अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, क्या करूं, थीटा मान लूं, कहां से कहां, S2 S1 M को कितना माने, थीटा माने, ठीक, क्लियर है बात समझ में आई। यानी एंगल S2 S1M को कितना माने, थीटा माने, से या लेट, ठीक है। इस केस में C से एक लाइट O पर ड्रा कर सकते हैं, C से एक लाइट क्या कर सकते हैं, O पर ड्रा कर सकते हैं। तो जब C से O पर लाइट ड्रा करेंगे, C से P पर लाइट ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करें, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल है PCO वो कितना होगा, थीटा होगा। ज्योमेट्री से आप ढूंढ सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, ठीक है, कि PCO क्यों थीटा होगा। अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप हमें भी बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम भी जाने कि आप ज्योमेट्री कितना अच्छे से पढ़ पाए हैं 11th 9th 10th में। अब देखिए PCO एंगल कितना होगा, थीटा होगा, PCO एंगल कितना होगा, थीटा होगा, एंगल PCO भी कितना होगा, थीटा। क्लियर है, इतने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अब कुछ चीजें मैं मिटाने वाला हूं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बेटा सबका। अब देखिए O पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, O पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, क्यों मिलेगा याद है, क्योंकि S1 से O और S2 से O आने वाली लाइटों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अगर हमको ये S2M निकालना है तो पता क्या है, S1 से S2 तो पता कर सकते हैं, क्यों, कार्डबोर्ड पर जो स्लिट्स बनाए होंगे वो हम ही बनाए होंगे, S1 और S2 का। तो S1 से S2 यानी S1 S2 दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्लिटों के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को स्मॉल d मान लेते हैं, S1 से S2। और C से लेकर के O तक, यानी पर्दे से स्लिट की दूरी C से O को मान लेते हैं कैपिटल D, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, यानी पर्दे तथा स्लिट के बीच की दूरी, तथा स्लिट के बीच दूरी को क्या मानना है, इस कैपिटल D। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज कॉल्ड इज नोन एज स्मॉल d। अब देखिए जब अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना होगा तो कैपिटल D आपका मच ग्रेटर देन स्मॉल d होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आगे हम लोग समझेंगे, पर अभी के लिए ये कंसीडरेशन ध्यान रखिएगा, तभी आपको पैटर्न अच्छा क्लियर दिखाई देगा। अब इस केस में अगर d बहुत ज्यादा है तो ये जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। एंगल छोटा होगा तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, और साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा छोटे वाले ट्रायंगल से S1 S2 M से निकालना चाहें तो S1
S2m में थीटा के सामने परपेंडिकुलर है S2m, परपेंडिकुलर है S2m, और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड है S1 S2 जिसमें S2m हमारा डेल्टा x यानी पथांतर है, और S1 से S2 की डिस्टेंस को हम क्या बोले हैं, स्मॉल d है, जो बराबर है किसके, थीटा के। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में PCO में हम चाहें तो y और ये डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा मान के, नियर अबाउट tan थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा लॉन्ग कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो थीटा अपने आप कम होगा। अब जब थीटा कम होगा तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी PO डिवाइडेड बाई CO, P से O डिवाइडेड बाई C से O। सो ये हो गया P से O हो गया y और C से O हो गया कैपिटल D। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं, यानी tan थीटा लगभग बराबर हो गया थीटा इक्वल्स टू y बाई डी के। छोटे एंगल्स के लिए sin थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं डेल्टा x बाई स्मॉल d इज इक्वल्स टू y बाई कैपिटल D। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है, हम आपको इसका मतलब समझा रहे हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर ध्यान से। हो गया, अब देखिए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी बाई कैपिटल डी लिखा है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू स्मॉल डी यानी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। दैट मीन्स कि जो मेरा डेल्टा एक्स है यानी पथांतर, दो रेखाओं दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस एक्चुअली डिपेंड कर रहा है वाई पे, कि आपकी जो पॉइंट ले रहे हैं वो ओरिजिन यानी सेंट्रल पॉइंट से कितने दूरी पर है, कम पर है या ज्यादा पे। ये बात समझ में आई। तो वाई को चेंज करने से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि वाई डेल्टा एक्स और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन है फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो गया फाई इंटू लेमडा बाई 2 पाई। हो गया कि नहीं हो गया। और हम लोग पीछे की क्लास में यानी लास्ट लेक्चर में देखे थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई क्या होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई जो है वो 2n पाई होना चाहिए, यानी पाई का समगुणज होना चाहिए। क्लियर है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की जो वैल्यू है वो विषम गुणज यानी कि ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो कह सकते हैं 2n माइनस 1 पाई। आप इनकी कोई भी वैल्यू रखेंगे वो ऑड होगा, और यहाँ इनकी कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इवन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई की ये वैल्यू और डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई की ये वैल्यू। ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से एक चीज समझाया था इस दोनों के हेल्प से, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू n टाइम्स ऑफ लेमडा होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू n माइनस हाफ लेमडा होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इवन मल्टीपल के लिए अगर 2n पाई फाई की जगह रख दें तो 2 पाई कैंसिल, एन लेमडा हो जाएगा डेल्टा एक्स। और अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू n माइनस हाफ लेमडा। चाहे तो 30-35 सेकेंड में आप इसको फिर से निकाल सकते हैं। क्लियर है।
तो अब हमारे पास बचा क्या, डेल्टा एक्स डिपेंड करता है वाई पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन जहां होगा उसके हिसाब से वाई डिफाइंड होगा, और वाई के पर्सपेक्टिव वाई के हिसाब से हमारा पाथ डिफरेंस डिफाइंड होगा। अब या तो पाथ डिफरेंस लेमडा का ऑड मल्टीपल होगा, या तो मतलब सॉरी या तो कंप्लीट मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा, यानी 1/2 के टर्म में होगा। इस केस में अगर n लेमडा टाइम्स हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, n माइनस हाफ लेमडा टाइम्स हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर ना तो कंप्लीट ये वाला हो ना हाफ वाला हो, तब क्या होगा? तो चूंकि लेमडा इतना कम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है, तो उस केस में डेल्टा एक्स की कोई भी वैल्यू नियर अबाउट इस रेंज में आ जाएगी। इसलिए या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा किसी पॉइंट पे, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा किसी पॉइंट पर। और ऑलरेडी हम लोग डेल्टा थीटा को कंसीडर किए हैं कैसा, छोटा छोटा होता है। उस केस में भी वाई का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए आपको इस प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का कंप्लीट कंडीशन है। अब यहां से करना क्या है आपको, या क्या करना रहता है पेपर में, क्या करना होगा? अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन चाहिए तो मैं डेल्टा एक्स की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन चाहिए तो डेल्टा एक्स की यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। दो वाई की दो कंडीशंस मिल जाएंगी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो हमको कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए 1 बाई 1 करके स्टार्ट करते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इससे लिंक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। छोटे वाले से साइन थीटा लिए थे, बड़े वाले से टेन थीटा लिए थे, तो हमारे पास आया था डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई इंटू क्या था, याद करिए, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, करेक्ट। चेक भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ये डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, ये वाई बाई कैपिटल डी, ठीक है, हो गया, क्लियर है, बात समझ में आई। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फॉर संपोषी व्यतिकरण के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा के यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका अर्थ है कि डेल्टा एक्स एन लेमडा होना चाहिए। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू इसके बराबर है और डेल्टा एक्स एन लेमडा है तो ये इसके इक्वल कर देंगे, सो वाई डी बाई कैपिटल डी मिलेगा। जिसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो वाई इक्वल टू हो गया एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी जिन जिन पोजीशंस के लिए वाई पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, वो लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वाई लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अगर n की वैल्यू 0 रखे तो पहला जीरोथ वाला यानी सेंट्रल, n की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 2 रखें सेकेंड ब्राइट, n की वैल्यू 3 रखें थर्ड ब्राइट। अब अगर n की वैल्यू -1 रखें तो सेंटर से नीचे फर्स्ट, n की वैल्यू -2 रखें तो थर्ड नीचे सेकंड थर्ड, इस तरीके से चलेगा। तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, बट इंटीजर होना चाहिए। 0 रखते हैं तो O वाला मिलेगा, 1 रखते हैं तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अब यहां सिंबल लगा दे रहे हैं n का, n फॉर nth, तो दिस इज द पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। क्या है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज,
n वें ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन कहाँ से मिलेगा? आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। n वें माने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, किसी का भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। n वें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिली n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, ये पता करना है कि डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू n माइनस हाफ लेमडा होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर n माइनस हाफ लेमडा हो गया। क्लियर है? जिसको अगर हम सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू हो गया n माइनस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसके साथ भी n लगा देंगे। ये n वें डार्क फ्रिंज का क्या देगा? पोजीशन देगा, यानी पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ये क्या है? पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। हम लोग जानते हैं कि सेंटर में हमेशा मैक्सिमा मिलता है, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 1 रखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, क्योंकि जीरोथ पर तो पक्का है क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अगर यहाँ n की वैल्यू 0 रखें तो नीचे चले जाएंगे सेंट्रल लाइन से, ओ से नीचे, तो उसकी अच्छा 1 ही लेते हैं, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 2 माइनस हाफ, 3 माइनस हाफ, इस तरीके से। तो ये आपका पोजीशन है किसका? nth डार्क फ्रिंज का। यहाँ y ना लिख के क्या लिखेंगे? स्मॉल n लिखेंगे, ठीक है। सो ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। तो यहाँ तक का डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में इसका डिराइवेशन आपको लिखना पड़ सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हो गया? क्लियर है? अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स पे, कुछ और टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, क्या कैसे इसको और समझ सकते हैं। आपको ध्यान क्या क्या रखना है? सबसे पहला, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा? तो कैसा बनाए थे शेप? स्ट्रेट लाइन बनाए थे, क्लियर है। जबकि इसका एक्चुअल शेप होता है कैसा? हाइपरबोलिक। कैसा होगा? हाइपरबोलिक। हिंदी लिखें तो अति परवलयाकार, अति परवलयाकार, अति परवलय का आकार, यानी हाइपरबोलिक होगा। एक्चुअल शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? हाइपरबोलिक होता है। तो पूछिए कि सर स्ट्रेट क्यों बनाए थे? ऐसा इसलिए कि जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं तो वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होने की वजह से दो फ्रिंजेस के बीच की जो लाइन होती है, मतलब जो दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उस कर्वेचर क्लियर दिखाई नहीं देके आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। पर एक्चुअल शेप कैसा होगा? हाइपरबोलिक। अच्छा पैटर्न देखने के लिए आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना होगा,
कैसा यूज करना होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना होगा। ठीक है, अब क्यों इन सब चीजों के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला yn इक्वल्स टू n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या है? ठीक, तो वो है y nth इक्वल्स टू n माइनस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब अगर हम पैटर्न बनाएं, फ्रिंज पैटर्न बनाएं स्क्रीन पर, तो आप ऐसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ठीक, ये आपका मान लीजिए कि सेंट्रल मैक्सिमा है, यानी ओ वाला। ठीक, यहाँ आपका सी है, एक स्लिट यहाँ था S1 और एक स्लिट यहाँ था S2, इस तरीके का पैटर्न था। ये ओ है, ये आपका सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज है। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि ऑब्वियस सी बात है, ये आपका मैक्सिमा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, फिर मैक्सिमा, फिर लो, डार्क, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से चल रहा है। यानी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, नीचे भी ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से चल रहा है। सिंपल है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज आ रही है, यानी यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंजेस का गैप है, तो इस बीच में क्या आ रही है? एक डार्क फ्रिंज आ रही है। इसी तरीके से यहां से या यहां से यहाँ के बीच में दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज आ रहा है। तो लगातार किसी भी दो ब्राइट फ्रिंज या लगातार दो डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन या द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes is known as fringe width। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं हिंदी में। कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो क्रमागत उच्चिष्ठों या दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, और फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालें? तो चाहे तो दो कंटिन्यूअस ब्राइट के बीच, चाहे तो दो कंटिन्यूअस डार्क के बीच का गैप निकालना है। सिंपल है, अगर हम n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 रखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, nth पोजीशन ऑफ n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक, क्लियर है? n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज की जगह n की जगह क्या रखेंगे? n प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ। डिफिनीशन मैंने आपको बोला है, नोट्स के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, जो आप बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है? अब एक चीज सोचिए, देखिए ध्यान से, एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद डार्क है, फिर ब्राइट है। तो एक ब्राइट है यहाँ, है ना, और एक ब्राइट है यहाँ, दोनों के बीच में कुछ एंगल है कि नहीं है? सिमिलरली एक ब्राइट है यहाँ, ब्राइट है, अगला ब्राइट है यहाँ, ठीक, इनके बीच का कुछ एंगल है। यानी दो कंटिन्यूअस ब्राइट या दो कंटिन्यूअस डार्क के पोजीशंस के बीच में एंगुलर डिस्टेंस है कि नहीं है?
एंगुलर पोजीशन यानी इसके रिस्पेक्ट में इधर एंगल और इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल, इन दोनों एंगुलर पोजीशंस के बीच का ये एंगल डिफरेंस है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कैसे डिफाइन करें? तो द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर पोजीशंस ऑफ टू कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंज और टू कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंजेस, दो क्रमागत ब्राइट यानी कि उच्चिष्ट तथा दो क्रमागत निम्निष्ठ के कोणीय स्थिति के बीच की अंतर को क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं इसी समय। तो हमारा अगला जो छोटा सा डेफिनेशन हो गया वो हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। आप यहां से डायरेक्ट याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कैसे डिफाइन किए हैं? तो द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर पोजीशन ऑफ टू कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंजेस और टू कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। उसका फॉर्मूला है बीटा बाई कैपिटल डी। चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं, यहां से देखिए ध्यान से, सी वाली लाइन से एक हो गया ये और एक हो गया ये, दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो यहां से यहां तक को आप मान सकते थे y और यहां से यहां तक को क्या माना हुआ है d। तो अगर हम tan थीटा ले लें तो हो जाएगा y बाई कैपिटल डी। y फर्स्ट फ्रिंज विड्थ के लिए कितना है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, कट गया लैम्डा बाई डी। और tan थीटा जो है छोटे एंगल्स के लिए थीटा होगा तो लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन क्या आया? लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसका मतलब है कि सेंट्रल और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप कितना है एंगल में? लैम्डा बाई डी। तो ही लैम्डा बाई स्मॉल डी हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी होता है। ठीक है, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, ठीक, तो दो लाइट्स के बीच मतलब इन दोनों लाइट्स के इंटरफेरेंस से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, उस इंटरफेरेंस पैटर्न के हर फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? लेकिन अगर हम सनलाइट यूज करते हैं यानी कि वाइट लाइट यूज करते हैं, तो वाइट लाइट के केस में सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ अलग अलग रंगों के सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलेंगे। ठीक, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, लाल कलर के जो फ्रिंजेस होंगे उनकी चौड़ाई हाईएस्ट होगी और वायलेट कलर के जो फ्रिंजेस होंगे उनकी चौड़ाई लोवेस्ट होगी। कुछ बुक्स में आपको वायलेट की जगह ब्लू मिलेगा। इसका एक वजह मान सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी, मतलब ऑब्वियसली ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ है वो वायलेट के वेवलेंथ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वायलेट का जो क्वांटिटी है सनलाइट में वो कम होने के नाते वायलेट आपको हो सकता है विजिबल एग्जैक्टली ना हो, तो ब्लू ही मान के चलते हैं। यानी मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ किसका मिलेगा? रेड कलर का, क्योंकि फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। फॉर्मूला याद होगा तो फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का है, इसलिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड कलर के लाइट की होगी। फिर रेड के बाद फिर विबग्योर का पैटर्न उल्टा आते जाएंगे। इंडिगो और वायलेट के फ्रिंजेस आपको नेग्लेजिबली दिखाई देंगे, तो इसलिए वायलेट ब्लू को ही मान के चलते हैं कि सबसे कम फ्रिंज विड्थ किसका होगा? ब्लू का। लेकिन आइडियली थियोरेटिकली अगर देखें तो हमारे वाइट लाइट में वायलेट भी होता है, तो वायलेट तक लेके जाएंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको रेड और ब्लू के बारे में मेंशन हुआ कि रेड का मैक्सिमम होता है और ब्लू का मिनिमम होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे इसकी बात को। क्लियर? यहाँ तक की क्लास आपके लिए कैसी रही आप हमको जरूर बताइएगा।
अब आज की क्लास में हम कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। अगली जो क्लास मिलेगी उसमें आपको ये बताएंगे कि क्या होगा कि अगर हम इसके रास्ते में कोई मीडियम रख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम रख देते हैं तो क्या होगा। फिर अगर हम इस पूरे सेटअप को पानी में रखेंगे तब क्या होगा, और इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखिए ये क्वेश्चन है, इन YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में YDSC मिल जाएगा आपको। इन YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 मिलीमीटर and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Find the wavelength of light used in experiment. सवाल कह रहा है, हिंदी मीडियम में कह सकते हैं कि यंग के दिक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी यानी छिद्रों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा जो पर्दा है वो 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट तथा चौथे उच्चिष्ट के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले याद हो कि क्या किए थे। एक्चुअली स्लिट एस था, इससे बराबर बराबर दूरी पर दो स्लिट्स थे S1 और S2, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर हमारा इस कैपिटल D दूरी पर क्या था, स्क्रीन था, ठीक है। ये दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल d बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर पहला डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे चलता जाएगा और चौथा डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा यहाँ कहीं। तो सेंट्रल मैक्सिमा और चौथे ब्राइट के बीच की दूरी है 1.2 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि चौथे ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है 1.2 सेंटीमीटर है, यानी 1.2 इंटू 10⁻² मीटर है। फ्रिंज विड्थ की दूरी यानी दोनों फ्रिंजेस के बीच की दूरी स्मॉल d 0.28 मिलीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल D से डिनोट होती है 1.4 मीटर, जानते हैं। कह रहा चौथा ब्राइट फ्रिंज, तो चौथे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकलेगी। nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो चौथे का कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 4 कर देंगे, हो गया। लैम्डा का फॉर्मूला चाहिए, लैम्डा बराबर y ऑफ फोर्थ यानी 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर की जगह मीटर हो गया। स्मॉल d ऊपर गया तो 0.28 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल D नीचे गया तो 1.4 हो गया, ठीक है। और ये 4 भी नीचे गया, 4 भी कहाँ गया, नीचे गया। लैम्डा निकालना था, बाकी सब हो गया, y4 हो गया, d हो गया, कैपिटल D, क्लियर है ना। अब काटने की बात है तो काट दीजिए। कैसे कट कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले काम करिए डेसिमल्स को हटा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकतर बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम रहती है। तो आप सबसे अच्छा टेक्निक यूज करिए, इरर नहीं करना है, जल्दीबाजी भले मत करिए पर इरर नहीं करना है। 1 दशमलव यहाँ सटा, 1 यहाँ सटा, खत्म हो गया। 2 यहाँ बचे हैं तो नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। तो 12 इंटू 28 इंटू 10⁻² और 3 -5 डिवाइडेड बाई 1.4, एक डेसिमल इसके साथ बैलेंस हो गया था तो 14 इंटू 4, और इसके दोनों जीरो की वजह से दोनों डेसिमल की वजह से 100 नीचे आ गया एक्स्ट्रा। 14 से काटे, 14 दूनी 28, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 से काटे 6, 6 गुणे 10 के पावर -5 और नीचे से 2 और गया तो -7,
जिसे हम लिख सकते हैं 6000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ लाइट को जनरली या तो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ इज 0.10 mm in YDSC. If the distance of screen from slit is doubled, slit separation is reduced to half and wavelength of light is changed from 7200 angstrom to 4500 angstrom, then what will be the new fringe width? कह रहा है कि YDSC में फ्रिंज विड्थ पहले कितना है 0.10 मिलीमीटर। अगर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन यानी पर्दे की स्लिट से दूरी को 2 गुना कर दें, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दें और वेवलेंथ ऑफ लाइट को 7200 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम कर दें, तो नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखते हैं। लेमडा फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हम ये मान लेते हैं शुरुआत वाले, यानी फर्स्ट केस वन। अब क्या हुआ, लेमडा डी और स्मॉल डी में से कुछ चीजें चेंज किए, हो सकता है सभी चेंज किए, इस केस में सब चेंज किए हैं। तो मान लीजिए सेकंड केस को डैश लगा देते हैं, तो बीटा डैश या कॉमा बीटा कॉमा लेमडा कॉमा डी कॉमा डिवाइडेड बाई डी स्मॉल डी कॉमा, ये हो गया केस 2। ठीक, हम चाहे तो रेशियो बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, केस 2 और केस 1 को डिवाइड कर देंगे, यानी केस 2 को डिवाइड कर देंगे केस 1 से। तो इस तरफ मिला बीटा कॉमा बीटा बाई बीटा इज इक्वल टू लेमडा कॉमा बाई लेमडा। जो चीजें डायरेक्ट रेशियो में है वो डायरेक्ट आ जाएंगी और जो रिवर्स रेशियो में वो उल्टा हो जाएंगी, इनटू डी बाई डी कॉमा हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, पहले जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी, फ्रॉम 7200, यानी यहां से चेंज हो गया टू 4500, यानी फाइनल वेवलेंथ हो गया 4500 एंगस्ट्रॉम और ओरिजिनल था 7200 इनटू कैपिटल डी। तो स्क्रीन का डिस्टेंस क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, यानी कैपिटल डी पहले वाले का 2 टाइम्स हो गया, इनटू स्लिट सेपरेशन को आधा कर दिए हैं, रिड्यूस टू हाफ, यानी फाइनल स्लिट सेपरेशन इनिशियल वैल्यू का क्या हो गया, डी बाई 2। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये रेशियो है, डी बाई डी कट जाएगा, डी बाई डी स्मॉल डी कट जाएगा और ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, बीटा कॉमा बाई बीटा ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 0.1 mm, तो 0.10 mm बराबर, इसको 0 से 0 काटे, दोनों कट गया, 9 से काटे 9 को 6 45, 9 8 72, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 दूनी 4, 4 से काटे तो 2, 5 से 2, 5 को 2 से काटे 2.5, तो बीटा कॉमा बराबर हो गया 2.5 इंटू 0.10, जिसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0, 25 1 25 कैरी 2, 25 0 0 तो 2, 1 2 3 1 2 3 तो डेसिमल, तो 0.250 मिलीमीटर। नया फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, 0.250 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस को कंप्लीटली खत्म कर देंगे और इसके बारे में और जो डिटेल्स हैं वो कल देखेंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि कल क्या क्या क्लास कवर करने वाले हैं। और कल की क्लास में हम लोग जेईई मेंस 2025 और 2024 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे
जो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी YDSC से आए हुए हैं। ठीक है, कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो नॉर्मली आपके बुक्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आइए आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू।